पेरिस का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चार्ल्स डी गाल, चारों तरफ चहल पहल, शोर शराबा, विभिन्न परिधानों में सजी संवरी युवतियां, तरह तरह के इत्रों से महकता वातावरण। काकुल पेरिस छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने शहर इस्लामाबाद वापस जा रही थी। लेकिन अपने वतन, अपने शहर, अपने घर जाने की कोई खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। चुपचाप गुमसुम अपने में सिमटी, मेरे किसी सवाल से बचती हुई सी, पर मैं तो कुछ पूछना ही नहीं चाहता था। शायद माहौल ही इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। हाँ, काकुल से थोड़ा ऊंचा उठकर उसे सांत्वना देना चाहता था। शायद उसका अपराध बोध कुछ कम हो, पर मैं ऐसा कर न पाया। बस ऐसा लगा कि दोनों तरफ भावनाओं का समंदर अपने आरोह पर है। हम दोनों ही कमजोर बांधों से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी काकुल की फ्लाइट की घोषणा हुई। वह डबडबाई आंखों से धीरे से हाथ दबाकर चली गई। काकुल चली गई। 2 वर्षों पहले हुई जान पहचान की ऐसी परिणति दोनों को ही स्वीकार नहीं थी। हंगरी के लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बरसात के दिनों में रुके हुए पानी में कागज की नावें तैराना। ये नावें तैरती तो हैं, पर बहुत दूर तक और बहुत देर तक नहीं। शायद हमारा रिश्ता ऐसी ही एक किश्ती जैसा था। टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए मैं दिल्ली से फ्रांस आया तो यहीं का होकर रह गया। दिलो दिमाग में कुछ वक्त यह जद्दोजहद जरूर रही कि अपनी सरकार ने मुझे उच्च शिक्षा के लिए भेजा था, सो मेरा फर्ज है कि अपने देश लौटूं और देश को कुछ दूं। लेकिन स्वार्थ का पर्वत ज्यादा बड़ा निकला और देश प्रेम छोटा। लिहाजा यही नौकरी कर ली। शुरू में बहुत दिक्कतें आईं। अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले फ्रेंच समुदाय में किसी का भी टिकना बहुत कठिन है। बस एक जिद थी, एक दीवानगी थी कि इसी समुदाय में अपना लोहा मनवाना है। जैसा लोकप्रिय मैं अपनी जनकपुरी में था, वैसा ही कुछ यहाँ भी होना चाहिए। पहली बात यह समझ आई कि अंग्रेजी से फ्रेंच समुदाय वैसे ही भड़कता है जैसे लाल रंग से सांड। सो मैंने फ्रेंच भाषा पर मेहनत शुरू की। फ्रेंच समुदाय में अपनी भाषा, अपने देश, अपने भोजन व सुंदरता के लिए ऐसी शिद्दत से चाहत है कि आप अंग्रेजी में किसी से पता भी पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा, फ्रांस में हो तो फ्रेंच बोलो। पेरिस की तेज रफ्तार जिंदगी को किसी लेखक ने केवल 3 शब्दों में कहा है, काम करना, सोना, यात्रा करना। यह बात पहले सुनी थी, यकीन यही देख कर आया। मैं कुछ इसी जिंदगी के सांचे में ढल रहा था, तभी काकुल मिली। काकुल से मिलना भी बस ऐसे था जैसे यूं ही कोई मिल गया था। सरेराह चलते चलते हुआ ऐसा कि मैं एक रेस्तरां में बैठा कुछ खा पी रहा था और धीमे स्वर में गुलाम अली की गजल चुपके चुपके रात दिन गुनगुना रहा था। कॉफी के 3 गिलास खाली हुए और मेरा गुनगुनाना गाने में तब्दील हो गया। मेज पर उंगलियां भी तबले की थाप देने लगी थीं। पूरा आलाप लेकर जैसे ही मैं दोपहर की धूप में तक पहुंचा, अचानक एक लड़की मेरे सामने आकर झटके से बैठी और पूछा, वो जेट पाकी? नो, आई एम इंडियन। आप बहुत अच्छा गाते हैं, पर इस रेस्तरां को अपना बाथरूम तो मत समझिए। ओह माफ कीजिएगा, मैं बुरी तरह झेंप गया। काकुल से दोस्ती हो गई। रोज मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। वह इस्लामाबाद, पाकिस्तान से थी। पिताजी का अपना व्यापार था। जब उन्होंने काकुल की अम्मी को तलाक दिया तो वह नाराज होकर पेरिस में अपनी आंटी के पास आ गई और तब से यहीं थी। वह एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम देखती थी। ज्यादातर सप्ताहांत मैं काकुल के साथ ही बिताने लगा। वह बहुत से सवाल पूछती, जैसे आप जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं? हम बचपन में सांप-सीढ़ी खेल खेलते थे। मेरे ख्याल से जिंदगी भी बिल्कुल वैसी है, कहाँ सीढ़ी है और कहाँ सांप। यही इस जीवन का रहस्य है और यही रोमांच है। मैंने अपना फलसफा बताया। आपके इस खेल में मैं क्या हूँ, सांप या सीढ़ी? बड़ी सादगी से काकुल ने पूछा। मैंने कहा, ना, यही तो रहस्य है। मैंने लोगों को व्यायाम सिखाना शुरू किया।
मेरा काम चल निकला। मुझे यश मिलना शुरू हुआ। मैं ज्यादा व्यस्त होता गया। काकुल से मिलना बस सप्ताहांत पर ही हो पाता था। कम मिलने की वजह से हम आपस में ज्यादा नजदीक हुए। एक इतवार को स्टीमर पर सैर करते हुए काकुल ने कहा, मैं आपको IEL कहा करूं। भाई, यह IEL क्या बला है? मैंने अचकचा कर पूछा। IEL यानी इमरती लाल। इमरती हमें बहुत पसंद है। बस यूं जानिए, हमारी जान है। और आप भी। सांझ के आकाश की सारी लालिमा काकुल के कपोलों में समा गई थी। एक बात पूछूं, क्या पापा मम्मी को काकुल मंजूर होगी? उसने पूछा। मैंने पहली बार गौर किया कि मेरे पापा मम्मी को अंकल आंटी कहना वह कभी का छोड़ चुकी है। मुझे भी नाम से बुलाएं उसे शायद अरसा हो गया था। काकुल, अगर बेटे को मंजूर तो मम्मी पापा को भी मंजूर, मैंने जवाब दिया। काकुल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। शायद बंद आंखों से वह एक सजी संवरी दुल्हन और उसका दूल्हा देख रही थी। इससे पहले उसने कभी मुझसे शादी की इच्छा जाहिर नहीं की थी। बस ऐसा लगा जैसे काकुल दबे पांव चुपके से बिना दरवाजा खटखटाए मेरे घर में दाखिल हो गई हो। मैं ज्यादा व्यस्त होता गया। सुबह नौकरी और शाम को एक ट्रेनिंग क्लास। पर दिन में काकुल से फोन पर बात जरूर होती। अब मैं आने वाले दिनों के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचता कि इस रिश्ते के बारे में मेरे पापा मम्मी और उसके पापा कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। हम एक दूसरे से निभा तो पाएंगे? कहीं यह प्रयोग असफल तो नहीं होगा? ऐसे ढेर सारे सवाल मुझे घेरे रहते। एक दिन काकुल ने फोन करके बताया कि उसके अब्बा के दोस्त का बेटा जावेद कुछ दिनों के लिए पेरिस आया हुआ है। हम कुछ दिनों के लिए आपस में मिल नहीं पाएंगे। इसका उसे बहुत रंज रहेगा, ऐसा उसने कहा। धीरे धीरे काकुल ने फोन करना कम कर दिया। कभी मैं फोन करता तो काकुल से बात कम होती। वह जावेद पुराण ज्यादा बांच रही होती। जैसे जावेद बहुत रईस है, कई देशों में उसका कारोबार फैला हुआ है। अगर जावेद को बैंक से पैसे निकालने हो तो उसे बैंक जाने की कोई जरूरत नहीं। मैनेजर उसे पैसे देने आता है। उसकी सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत है। उसका इस्लामाबाद में खूब रसूख है। वह कई सियासी पार्टियों को चंदा देता है। जावेद का जिससे भी निकाह होगा उसका समय ही अच्छा होगा। मुझे बहुत हैरानी हुई काकुल को जावेद के रंग में रंगी देखकर। मैंने फोन करना बंद कर दिया। जैसे बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे पिघलकर पानी में तब्दील हो जाता है, उसी तरह मेरा और काकुल का रिश्ता भी धीरे धीरे अपनी गर्मी खो चुका था। रिश्ते की तपिश, एक दूसरे के लिए प्यार, एक घर बसाने का सपना, एक दूसरे को खूब सारी खुशियां देने का अरमान, सब खत्म हो चुका था। इस अग्निकुंड में अंतिम आहुति तब पड़ी जब काकुल ने फोन पर बताया कि उसके अब्बा उसका और जावेद का निकाह करना चाहते हैं। मैंने मुबारकबाद दी और रिसीवर रख दिया। कई महीने गुजर गए। शुरू शुरू में काकुल की बहुत याद आती थी, फिर धीरे धीरे उसके बिना रहने की आदत पड़ गई। एक दिन वह अचानक मेरे अपार्टमेंट में आई, गुमसुम, उदास, कहीं दूर कुछ तलाशती सी आंखें, उलझे हुए बाल, पीली होती हुई रंगत। मैं उसे कहीं और देखता तो शायद पहचान न पाता। उसे बैठाया, फ्रिज से एक कोल्ड ड्रिंक निकालकर, फिर जावेद और उसके बारे में पूछा। जावेद एक धोखेबाज इंसान था। वह दिवालिया था और उसने ऑस्ट्रेलिया में निकाह भी कर रखा था। समय रहते अब्बा को पता चल गया और मैं इस जिल्लत से बच गई, काकुल ने जवाब दिया। ओह, मैंने धीमे से सहानुभूतिवश गर्दन हिलाई। चंद क्षणों के बाद सहज भाव से पूछा, कैसे आना हुआ? मैं आज शाम की फ्लाइट से वापस इस्लामाबाद जा रही हूँ। मुझे विदा करने एयरपोर्ट पर आप आ पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं जरूर आऊंगा। शायद वह चाहती थी कि मैं उसे रोक लूं।
मेरे दिल के किसी कोने में कहीं वह अब भी मौजूद थी। मैंने खुद अपने आप को टटोला, अपने आप से पूछा तो जवाब पाया कि हम दो नदी के किनारों की तरह हैं, जिन पर कोई पुल नहीं है। अब कुछ ऐसा बाकी नहीं है जिसे जिंदा रखने की कोशिश की जाए। अलविदा काकुल, अलविदा। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।